लेकिन जब अमेरिका ने यह कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल लेकर दूसरे देशों को रिफाइंड ऑयल बेचकर मुनाफा कमाता है, तो विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत से तेल खरीदना किसी की मजबूरी नहीं है। तेल खरीदने में दिक्कत है तो वो ना खरीदें। कोई भी किसी देश को तेल खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता है, इसलिए भारत भी किसी देश को मजबूर नहीं कर रहा है कि वो भारत से तेल ले। जबकि भारत से तेल यूरोप भी खरीद रहा है और यूएस भी खरीद रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि यूएस जो तेल भारत से खरीद रहा है रिफाइंड करके, उस पर 0 टैरिफ है, यानी उस पर कोई आयात शुल्क अमेरिका नहीं लेता है। भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगाता उस ऑयल पर जो रिफाइन होकर यूएस जाता है। हालांकि यूएन में अमेरिका की राजदूत रही निकी हेली ने भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की वकालत की है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसमें रूस से नजदीकी एक नई इबारत लिखने को तैयार है। और यहीं से निकलता है रूस यूक्रेन के बीच शांति का पैगाम। आज इसी पर होगी बड़े पैनल के साथ चर्चा। अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तो मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के इस डिस्कशन में। हमारे साथ अमेरिका से अजय भूटोरिया जुड़ रहे हैं, जो कि बाइडेन के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेलकम। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंस गुरु हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सुरेश गोयल जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अभय कार्की जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और सऊदी से आसिफ दाऊदी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ। मैं सबसे पहले हमारे अमेरिका के साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय भूटोरिया जी, उनका रुख करेंगे। अजय भूटोरिया जी, क्या ये युद्ध अब भारत रुकवा सकता है? क्योंकि दोनों नेताओं ने भारत की तरफ रुख करने का फैसला किया है, और इस बारे में अमेरिका के लोग, वहां का प्रशासन क्या सोच रहा है? भारत एक अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है शांति वार्ता में। जैसे शुरू से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि टॉक्स और पीस कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इज द की टू ये वार रुकवाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पीट नवारो ने जो स्टेटमेंट दिया है, बट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भारत का इम्पोर्टेंट रोल मानने को तैयार है। क्योंकि अभी जो अगस्त में पीस टॉक्स हुई अलास्का में, उसमें इनको लगा था कि अमेरिका को डायरेक्टली रशिया से नेगोशिएशन कर लेंगे, बट ये जो अभी सारा मुद्दा अटका हुआ है 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, कि रशिया चाहते हैं कि जो डोनास्क और जो एरिया उसने अपने टेरिटरी कब्जे में ली है वो उसके पास रहे, और जेलेंस्की चाहते हैं कि उनको सिक्योरिटी, नेटो की सिक्योरिटी का जो वो कंफर्मेशन मिले कि भाई हमें सिक्योरिटी दी जाएगी। और यूएस ने कह दिया कि हम तो कोई सिक्योरिटी गारंटी देंगे नहीं, हम तुम्हें वेपन्स बेचने को तैयार है 10% प्रीमियम, जो कि नेटो उसकी पेमेंट करे। तो ये चीजें अभी मुझे इन चीजों में कोई सुलझाव का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ऑपोजिट में है। और अगर अमेरिका इस बात को मनवा लेता है जेलेंस्की से कि भाई तुम अपनी टेरिटरी छोड़ दो, तो ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी बहुत टफ होगा, जहाँ पे चाइना को एम्पावर करेंगे कि वो ताइवान के ऊपर एग्रेशन कर सके, और इसके अलावा बाकी यूरोप भी साइडलाइन होगा इसमें। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए भारत का जो रोल है इस शांति वार्ता में, जो भारत की रशिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हालांकि अभी थोड़े बहुत टर्बुलेंस में है, तो भारत कैन प्ले ए मीडिएटर रोल एंड ब्रिंग ऑल द पार्टीज टू टेबल टू एग्री। बट जो एग्रीमेंट होना है वो उसके ऊपर अभी भी डिफिकल्ट है वो एग्रीमेंट होना। जी, आप कह रहे हैं कि इसमें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं गोयल सर के पास जा रहा हूं, उनका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जेलेंस्की भी भारत का रुख कर रहे हैं, पुतिन भी भारत का रुख कर रहे हैं। हालांकि डेट्स फाइनल नहीं है, लेकिन एक बात तो यह है कि कम से कम दोनों नेता इंडिया आ रहे हैं, और दोनों नेताओं ने इस बात पर भरोसा जताया है कि इंडिया की भूमिका इंपॉर्टेंट हो सकती है। जेलेंस्की ने यहां तक कहा था कुछ एक दिनों पहले की बात, कुछ महीनों पहले की बात है, कि भारत ये जंग रुकवा सकता है, मोदी ही वो काम कर सकते हैं। गोयल सर, देखिए, ऐसा है कि ये जो जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, मुझको नहीं लगता कि इतनी सिंपल है, इतनी साधारण है कि हमारे कहने से रुक जाएगी। 3-4 चीजें हैं। इससे पहले मेरे जो को पैनलिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ कहा है। मैं 1-2 चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा।
पहली बात तो आपको याद होगा कि अलास्का में जब मीटिंग हुई थी तो पुतिन ने साफ कर दिया था और ट्रंप को मानना भी पड़ा था कि यहाँ पर युद्ध विराम एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि एक शांति समझौता होना चाहिए। और जो शांति समझौते के लिए उसके फौरन बाद में जब जेलेंस्की मिलने के लिए गए थे व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने के लिए, तो यूरोप के सारे नेता, जर्मनी, यूके, ईयू के हेड, नेटो के हेड, सब मिलकर के गए थे ताकि, क्योंकि उनको डर था कि ट्रंप कहीं उनको प्रेशराइज करके जेलेंस्की को ना मनवा लें कि एक शांति समझौता ही होना चाहिए और युद्ध विराम उसके बाद में होगा। जबकि यूरोप की अप्रोच बिल्कुल अलग है। यूरोप चाहता है कि पहले युद्ध विराम हो और बाद में शांति समझौता होता रहेगा। अब इन चक्करों में हालांकि जैसे कि आपने कहा है कि भारत का क्या रोल हो सकता है, मैं समझता हूं कि ये इतना पेचीदा मामला है और यहाँ पर जो यूरोप का जो एक रवैया सामने आ रहा है, यूरोप के रवैये को देखते हुए मैं नहीं समझता हूं कि अभी इतना आसान होगा कि भारत इसमें दोनों के बीच में मध्यस्थता कर करके कोई ना कोई हल निकाले। रशिया चाहता होगा, कहेगा, यूक्रेन कहेगा, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी शर्तों के ऊपर समझौता करना चाहेंगे और मैं नहीं समझता हूं उसके लिए अभी कोई तैयारी है या कोई हल आगे है। जी जी, मैं शिवाज सर आपसे जानना चाहूंगा, आपका क्या मत है? इंडिया की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है अब, खासकर यूएस के इस बड़े फैसले के बाद कि भाई वो किसी भी बातचीत में अब मौजूद नहीं रहेगा, पहले दोनों देश तय करें उसके बाद वो इंटरवीन करेगा। हाँ विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि सच्चाई है कि एक स्टेलमेट पहुंच गया है कि कहीं ना कहीं बातचीत जो सोच रहे थे कोई सोल्यूशन निकलेगा वो निकल नहीं पाया। और चाहे वो अलास्का की मीटिंग हो या फिर जिस प्रकार से यूरोपियन लीडर जेलेंस्की के साथ मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में, वो ऐसा लगता है कि इनके बीच में रशिया और यूक्रेन और यूएई के बीच में गैप बहुत है। क्योंकि रेड लाइंस ऐसी हैं कि जो पुतिन चाहते हैं वो ऐसा है कि वो ये देने को तैयार नहीं। सच्चाई है, तीन जो रेड लाइन उनकी बहुत है। एक तो कहीं ना कहीं यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करे, दूसरी बात है कोई सीज फायर नहीं होगा, पीस प्लान होगी, तीसरा जो डोनबस का इलाका है और जो क्रीमिया है वो उसको दे दिया जाए। जापोरिजिया और खारासोन के लिए वो बातचीत कर सकते हैं। और इधर अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन और प्लस आप जेलेंस्की वो ये कहते हैं पहले सीज फायर होना चाहिए, फिर वो कहीं ना कहीं टेरिटोरी देने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं है। हो सकता है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करें, पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो चाहते हैं एक सिक्योरिटी गारंटी आर्टिकल 5 जैसे नेटो की कई किसी तरीके से हुई। अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत का दौर जो चलना चाहिए था उसमें अभी रुकावट आ गई है। सोचा था कि जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिलेंगे, जेलेंस्की और पुतिन मिलेंगे, पर पुतिन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो अगर ऐसे में ऐसा कौन सा शिवाज सर ये पेच तो है ही, दोनों नेता इंडिया की तरफ आ रहे हैं, मैं इस पर समझना चाह रहा हूं। मैं यही बता रहा था आगे। मैंने कहा कि अब जब ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसा कौन सा नेता है वर्ल्ड के अंदर जो कि दोनों की तरफ बहुत ही ज्यादा विश्वास है। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री देखें, उसका विश्वास जो है पुतिन को भी है बहुत ज्यादा और जेलेंस्की को भी है। और ऐसा लगता है क्योंकि भारत एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और वो भी ये भी कहते रहे कि किसी का समाधान जो है वो लड़ाई में नहीं मगर निगोशिएटिंग टेबल पे। और जेलेंस्की को भी भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास है और पुतिन को भी भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि दोनों को ऐसा लगता है चाहे जेलेंस्की या पुतिन ये एक न्यूट्रल हैं, ये शांति चाहते हैं, ये किसी के पक्षपात नहीं करेंगे। क्योंकि जब आती है बात डोनाल्ड ट्रंप की तो पुतिन को अभी भी शक है कि वो जो है यूक्रेन की तरफ झुकाव है, और यूक्रेन को शक है कि पुतिन उसको एक प्रकार से वो नहीं देंगे जो देना चाहिए। वो ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी बात आप कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि भारत के जो प्रधानमंत्री भारत के लिए वो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। एग्जैक्टली। मैं कार्की सर का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद अमन चुग आपके पास आ रहा हूं। मैं कार्की सर, दोनों नेताओं के भारत आने के क्या मायने हैं? मुझे तो लगता है पीस टॉक के लिए ही आ रहे हैं।
बेशक इसकी शुरुआत हो, थोड़ा लंबा समय लगे, लेकिन शुरुआत तो हो। इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा कहते आ रहा है कि ये लड़ाई का समाधान शांति से ही होगा और बातचीत से ही होगा, और वहीं पर भी बात अटकी हुई है। और साथ ही में मोदी जी का जो आज स्टेचर है और जो उनकी रेपुटेशन है कि वो नॉन ट्रांजैक्शनल हैं और सच्ची में वासुदेव कुटुंबकम वाले जो है वो पीस दुनिया में चाहते हैं, और हिंदुस्तान कभी भी इसके बदले वो नहीं चाहता है। ट्रंप ने बोला था ठीक है आपको और हथियार चाहिए, यूरोपियन पे करेगा, मेरे को पे कर दो और मैं आपको हथियार देके यूरोप आपकी सिक्योरिटी गारंटी करेगा। तो वहां पे हमेशा पैसा सौदेगारी हो रही है, जबकि हिंदुस्तान का जो रवैया होगा वो एक निष्पक्ष और ईमानदार आर्बिट्रेटर का होगा, जिसमें पुतिन भी समझ सकता है और जेलेंस्की। लेकिन जेलेंस्की पिछली बार जब मोदी जी गए थे यूक्रेन में, तो जेलेंस्की ने पीछे से कोई बहुत अच्छे कमेंट्स नहीं दिए थे। उस समय वो कुछ दूसरी हवा में थे। और तीसरी बात ये है जो अभी नगारो ने बोला था कि द पाथ टू पीस इंडिया से जाता है, और उसके साथ ही ये बोला कि इंडिया अगर ऑयल बंद कर देगा तो ये लड़ाई बंद हो जाएगी। तो इसकी सूत लेते हुए मेरे को लगता है जेलेंस्की हिंदुस्तान पे नैरेटिव वाला यूरोप वाला और अमेरिका वाला लेके आ रहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्मिंग रशियन वॉर मशीन, और इंडिया पे जोर लगाएगा वो ट्रंप के साथ कि आप ये तेल क्यों नहीं बंद कर रहे हो तो पीस हो जाएगी। ये मेरे को ज्यादा बड़ा मुद्दा लगता है, क्योंकि जेलेंस्की ने रंग बदले हैं। पहले उसको कोई विश्वास नहीं था, जब मोदी जी गए थे बहुत एरोगेंस के साथ उसने पीछे से 2-3 लांछन मारे थे। तब एकदम से तो जब वो उसको अलग कहीं दूसरी से हवा कुछ में नहीं थे मिल रहा है, जेलेंस्की साहब। अब उनकी हवा और जो है वो अब जब गुम हो कुछ चुकी नहीं है। मिल अब वो रहा है दूसरी, अब वो तो जमीन पर मरता है, क्या तो ना हवा में भी करता, नहीं है। अब वो आ रहा है और हो सकता है वो ट्रम्प का नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि हाँ। हिंदुस्तान के जरिए ही पीस इसलिए हो सकती है क्योंकि हिंदुस्तान ही पैसे दे रहा है रशिया को। ये नजरअंदाज कर रहे हैं कि चीन और यूरोप कितने पैसे दे रहा है। हिंदुस्तान को बैड गाय बनाने का भी ये वो है जो ये ट्रम्प और वेस्ट का नैरेटिव बन रहा है। इसमें हमें बहुत होशियारी से काम लेना ये आपने पड़ेगा, बड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट जो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि हमें इससे सावधान भी रहना होगा। हो सकता है जेलेंस्की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की किसी प्लानिंग के तहत इंडिया विजिट कर रहे हो और एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो कि भाई इंडिया की वजह से ही वॉर फंड हो रहा है। वॉर फंडिंग की जहां बात हो रही है, कितना फंड जा रहा है, क्या सिचुएशन है फिलहाल, क्या वाकई रशिया आप इस वॉर को लड़ने की स्थिति में, या वो निकलना चाहता है? यूक्रेन तो निकलना ही चाहता है, हम सभी जानते हैं। अमन जी इस पर जवाब देंगे, और इसमें इंडिया की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट आने वाले समय में? आपको माइक एक बार चेक कीजिएगा, शायद म्यूट होगा। अमन प्लीज। नमस्कार है जी, जय भारत है। मैं इसको 3 एंगल पे आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। पहला एंगल जो रशिया के पर्सपेक्टिव से है वो ये है कि पुतिन ऑफ लेट अब रशिया नहीं बोलते, अपने आप को सोवियत कहते हैं। एंड जब अलास्का में जब इनकी मीटिंग हुई है तो अलास्का में भी वो ये जिक्र कर रहे थे कि हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया की तरफ जा रहे हैं। यानी कि मेरे को ऐसा समझ आता है जियोपॉलिटिक्स को अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ अंडरस्टैंड करूं, क्योंकि हर चीज का एक लिहाजा मार्केट्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो अलास्का में जो मीटिंग थी वो अलास्का के लिए थी, रादर देन पीस डील जो हम यूक्रेन का जिक्र कर रहे हैं। एंड वहां पे आपने देखा भी होगा कि इतना पूरा तामझाम लेके जब वहां पे गुफ्तगू हुई, वहीं पे लंच कैंसिल हुआ। यानी कि वो अलास्का के रिलेटेड ही बातचीत थी, वो यूक्रेन के रिलेटेड पीस डील के पर्सपेक्टिव उनको कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील पॉलिसी चाहिए थी, सीज फायर की कोई बात नहीं, जो कि गोयल साहब ने भी जिक्र किया। सेकंड इसका एंगल ये है, देखिए हमें देखना पड़ेगा कि जो यूएस और जो यूरोपियन यूनियन है, इनके जो मेजरली जितने भी पैसे हैं बजटरी डेफिसिट में हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं। इन्होंने जितने भी ट्रेजरीज इशू करी थी वो ट्रेजरीज की अब रिडेम्पशन की बारी आ गई है और इनके पास पैसे नहीं है उसको रिडीम करने के लिए। अंदाजन 2025 और 26 में अकेले 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर यूएस को रिडीम या रीफाइनेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए पैसे नहीं है। और यूएस के पास एक ही एंगल बनता है, वो ये है कि उसको कहीं ना कहीं वॉर फाइनेंस करके वहां से या तो रेयर अर्थ मिनरल्स को कमाए या फिर वार से जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको एक तरह से फाइनेंस करे। ये दूसरा एंगल है। यानी कि अगर हम ये सोचें कि ट्रंप क्या वाकई में चाहता है ये सीज फायर, तो ट्रंप शायद अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में पर्सनल एम्बिशन के लिए हो सकता है ऐसा बात कर रहा हो। मगर जो यूएस डीप स्टेट है, जो तीसरा एंगल मैं बोल रहा हूं, यूएस डीप स्टेट कहीं ना कहीं यूक्रेन में
जो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है उस पर ऑलरेडी कब्जा करना चाहता है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन ऑलरेडी उन्होंने कब्जा किया। और आपने देखा भी है कि कई कंपनीज को ऑलरेडी उसका रीवैम्पिंग और मॉडर्नाइजेशन का ठेका दे दिया है जेलेंस्की ने। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, जिसके ऊपर पुतिन ने ऑलरेडी कहा है कि ये तो हमारा ही एरिया है जिसमें हमारे सैनिकों ने एक तरह से बलिदान दिया है, वहां पे अगर आप और डीपर जाएंगे, वहां पे कई तरह की वायरस लैब्स पनप रही थी जिनका टारगेट था रशिया। सो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 एंगल हैं, इसमें कहीं पे भी पीस डील ना तो यूरोप चाहता है, ना जर्मनी चाहता है, ना यूके चाहता है, ना ही डीप स्टेट चाहता है, और ना ही यूएस चाहता है। यूएस की ये तो मतलब कमाल की कहानी आप बता रहे हैं अमन की। अलास्का पर ही बात करने पहुंच गए पुतिन। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, बाद में यूएस से खरीदा था बिल्कुल। शायद। और यही रशिया ने कहा भी कि 1867 में जो आपने डील करी थी उसमें तो हमने लीज पे दिया था, जो भी $1 मिलियन की बात हुई, जो भी, तो वो तो हमने लीज पे दिया था। तो चर्चा तो अब उसके ऊपर हो रही है रादर देन यूक्रेन के ऊपर। तो वो कह रहा है जो हमने लैंड ले ली वो तो ले ली, जिस पे ट्रंप ने, आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंटशिप में आए भी थे, उन्होंने कहा था रेयर अर्थ मिनरल्स को डिवाइड कर देते हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो पूरा यूक्रेन में जो है, यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट रशिया कह रहा है क्लेम करूंगा, और वहां पे वेस्टर्न पार्ट कह रहा है जो डीप स्टेट या जो नाटो कंट्रीज चाह रहे हैं। तो इसलिए लड़ाई कुछ और है जी। इसमें मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली ये दिखाने के लिए पिक्चर जो ये लोग आ रहे हैं, मोदी साहब से चर्चा करेंगे, ऑब्वियसली पीस डील की बात भी हो रही है, मगर मेरे को लगता है यहाँ पे सितंबर आते ही आप देखेंगे ये जो बलूचिस्तान वाला एंगल है, अब उसको एंगल पे खोलेगा यूएस, क्योंकि उसको अपनी ट्रेजरीज को रिडीम करने के लिए ये सारे कंट्रीज पर प्रेशर डालना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू करे, चाहे पाकिस्तान के थ्रू करे, ताकि भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। तो मेरे को लगता है जियो पॉलिटिक्स पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स का पूरा लिंकेज पे बैठा हुआ है इस टाइम पे। लेकिन इसका अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो यूक्रेन पे कितना, क्योंकि यूक्रेन के पास बिल्कुल भी फंड नहीं, वो पूरा अमेरिका डिपेंडेंट हो चुका है, ना ही उसके पास हथियार हैं, लेकिन उसको सारी फाइनेंसिंग यूरोप और ये पूरा नाटो कंट्रीज करेंगे। नहीं तो फिर वॉर को फंड तो फिर अमेरिका और नेटो कंट्रीज कर रहे हैं, फिर इंडिया कैसे वॉर को फंड कर रहा है? ये तो नैरेटिव भी पूरा फेक हो गया। हाँ, वो तो नैरेटिव भी उनका गलत है, वो तो जानबूझ के एलिगेशन लगा रहे हैं ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत दब जाए, क्योंकि भारत दब नहीं रहा है। आप समझो, डीप स्टेट ने एक तरह से भारत के अंदर बिना गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल किए हुए कुछ नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बुखराए हुए हैं, इसलिए वो भारत को कहीं ना कहीं एंटेंगल करके उसको अलोन कर रहे हैं। इसलिए जो पाकिस्तान के साथ भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां पे भी सारा कुछ एक्सपोज हुआ ना, जो न्यूक फैसिलिटीज किसकी थी। फिर अल्टीमेटली उन्होंने खैबर, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, क्यों पाकिस्तान ने नेगोशिएट करके यूएस को दिया, वहां पे क्यों पहले उन्होंने चाइना को दिया, अब यूएस को दिया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एंगल जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं अकेले में डालने की है, और ऑब्वियसली हम आइसोलेट करने का, आइसोलेट करने की कोशिश। आखिर क्यों पूरा स्ट्रेंथ अमेरिका आखिर भारत से क्यों डर रहा है? मैं अजय जी से इसका जवाब चाहूंगा। आखिर इतना तनाव क्यों? अगर इंडिया एक अच्छी पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है रूस यूक्रेन के वॉर में, अमेरिका को क्यों आपत्ति, और मौजूदा दौर में अमेरिका क्यों टेंशन में इंडिया को लेकर? देखिए, ये G20 जब समिट हुई थी इंडिया में, उसके बाद में एक इंडिया बहुत स्ट्रांगली उभर के आया था और एक स्ट्रांग पावर हुआ था। उसी के बाद में तुरंत इंडिया, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट और कनाडा के साथ में मिलके उन्होंने इंडिया के ऊपर हमला किया था, वो निज्जर मामले के ऊपर में। वहां से इंडिया की इमेज खराब करनी शुरू करी थी, और ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस है। इंडिया वाज ऑलमोस्ट 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है एंड मूविंग टुवर्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो कहीं पर यूएस नहीं चाहता है कि इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो, एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट। और ये सब देखते हुए इंडिया की स्टेबिलिटी और इंडिया टू काउंटर बैलेंस चाइना, और इंडिया भी एक इंडो पैसिफिक रीजन में एक अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग शक्ति के रूप में उभर के आ रही है, वर्ल्ड शक्ति के रूप में उभर के आ रही है। कहीं ये इंडिया यूएस के डीप स्टेट नहीं चाहते हैं, जो वो चाहते हैं कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी रहे। उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को फंडिंग किया और सबका काफी कुछ किया इंडिया को, काफी कुछ एलिगेशन लगाया। बिल्कुल। तो ये सब करते हुए उन्होंने, जब ये वार हुआ तो उन्होंने जो पाकिस्तान का साइड लिया और ये सब करवाने के लिए, तो ये चीजें देखते हुए हमें साफ लग रहा है कि कहीं जो ये रशियन ऑयल का एंगल है, लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम में बातचीत हुई थी और उन्होंने अलाउ किया था कि बिकॉज इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स है और है, दे कैन कंटिन्यू बाइंग रशियन ऑयल। हालांकि उन्होंने आपत्ति जताई थी, बट इट वाज नॉट सच एज स्ट्रॉन्ग एज एक्शन जो ये ले रही है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डेली इस एडमिनिस्ट्रेशन, कभी कॉमर्स सेक्रेटरी, कभी डिफेंस सेक्रेटरी, कभी पीट नवारो, एवरीबॉडी इज स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया। इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाला इंडिया ने कुछ यूएस के साथ गलत किया नहीं है, जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एवरी डे लेके जाए। और दूसरी बात यह है,
जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है अगस्त से, और अभी 25% तो ऑलरेडी चालू है। अल्टीमेटली जो इंडियन अमेरिकन है वो इसका पेमेंट करेंगे। मैं कल गया था यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में गणेश चतुर्थी की परचेज करने के लिए, और जो मेजर ग्रोसरी स्टोर है यहाँ का सैन फ्रांसिस्को का, उसके जो ओनर है वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी 15% सारे प्राइसेस ग्रोसरीज पे बढ़ा दिए हैं, वो सिर्फ जो 25% टैरिफ है उसके ऊपर। अगर ये 50% हो जाते तो आप 15% और प्राइस बढ़ेंगे, जो कंज्यूमर अल्टीमेटली 30% ग्रोसरीज के ऊपर पे करेगा। सेम चीज चाइना के ऊपर अभी 30% टैरिफ का है 90 डेज के लिए, तो वो भी अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो 30% ज्यादा प्राइस पे करेंगे। तो इससे जो अमेरिकन वोटर्स है, कंज्यूमर्स है, उनमें नाराजगी पैदा होगी। सारे इंडियन अमेरिकन अभी इस वक्त बहुत नाराज है, जिन्होंने वोट दिया था ट्रम्प को वो सारे नाराज है। तो अल्टीमेटली इसका मिड टर्म में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और 2026 में मिड टर्म होने वाले हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके जो है वो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर इंपैक्ट आएगा उसका। मैं अमन चुक आपके पास आऊंगा जल्दी से, सुरेश जी का एक रिएक्शन ले लूं। कल तक आंखों का तारा और आज हमको बना रहे चारा। सुरेश गोयल जी, अचानक ऐसा क्या हो गया रातों रात कि भाई हम चारा लगने लग गए, तारा से सीधे चारा पहुंचा दिया हमें? इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है अमेरिका, और हमारे पास 140 करोड़ पीपल का मार्केट है। इससे बड़ी स्ट्रेंथ आज की दुनिया में क्या है? मार्केट इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ। देखिए, जब शुरू में ट्रंप प्रेसिडेंट बन के इस साल के शुरू में आए थे, उस टाइम पर कहीं ये डिस्कशन हो रहा था, और मैंने तब भी कहा था कि ट्रंप जितने ट्रांजैक्शनल हैं, और मैं ट्रांजैक्शनलिटी में मैं ऐड करना चाहूंगा वोलेटाइल भी हैं और टेम्परामेंटल भी हैं, कि अगर गुस्सा आ जाता है, कोई चीज बुरी लगती है तो क्या रिएक्शन होगा, क्या करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रंप के मामले में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम है। बहरहाल मैंने तब भी कहा था कि ट्रंप जितने ट्रांजैक्शनल हैं, अभी हम कह रहे हैं कि यूएसए चाइना के खिलाफ है, लेकिन अगर कुछ लगता है ट्रंप को कि चाइना से डील हो सकती है, कुछ चाहिए उनको और डील करनी है, तो उस डील करने के चक्कर में जो अब तक का जितना भी सेट पैटर्न है वो सब करा धरा रह जाएगा, और ये इंडिया के खिलाफ भी हो सकते हैं। ये हम कहते हैं कि मोदी से बड़ी अच्छी दोस्ती है ये, लेकिन वो दोस्ती नहीं देखते। आपने देखा होगा कि इलोन मस्क, जिन्होंने उनकी कंपेन में कितनी फंडिंग करी थी, उन्होंने उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर डाल दिया। तो दोस्ती की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, खासतौर पर ट्रंप के लिए। तो अगर उनको लगता है कि उनको कोई ऐसा मतलब है जिसके लिए भारत की रिलेशनशिप को वो अभी दरकिनार कर सकते हैं, टेम्परेरीली हो या लंबे टाइम के लिए हो, और ऐसी चीजें मैं सोच सकता हूं कि उनको चीन से चाहिए क्रिटिकल मिनरल मैग्नेट्स, वो चाहिए। यूक्रेन से उनकी जो डील हो रही है वो भी ये है कि यूक्रेन से उनको क्रिटिकल मिनरल चाहिए, चाइना से उनको मार्केट चाहिए। तो ये सब देखते हुए मुझको लगता है कि हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि भारत से उनके रिश्ते जल्दी सुधरने वाले नहीं है। और ये देखते हुए अगर हम अपने बाकी लीवरेजेस डेवलप करें, जो बाकी ऑप्शंस है उनको देखें, हम हमारे ऑप्शंस में सबसे बड़ी जरूरी चीज है मार्केट्स। एक ऑप्शनल मार्केट हमको चाहिए, ऑल्टरनेटिव मार्केट चाहिए, और मेरे ख्याल है हम उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इस अगर इस वॉर में अगर मीडिएशन भारत ने की तो इनको तो और मिर्ची लगेगी फिर कि देखिए, वो हमारे मीडिएशन से बात नहीं बनी और ये मीडिएशन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वॉर को लेकर भी बातचीत होगी। मेरे ख्याल है हाँ, वो बहुत दूर की सोच रहे हैं, उसकी होने की उम्मीद काफी कम है। जी, मैं शिवाज सर से इसका जवाब चाहूंगा। शिवाज सर, देखो विवेक, सच्चाई यह है कि मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा फ्रेंड को लूज आउट कर देंगे। और होगा क्या कि उनको पता है कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर अमेरिका का है इंडो पैसिफिक वो चीन है। अगर चीन के साथ कोई साउथ एशिया में टक्कर ले सकता है वो भारत। इन्होंने 20 से 25 साल की जो दोस्ती थी भारत और अमेरिका की, अपनी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के तहत बिल्कुल खत्म कर दी। देखें, आप 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए। आज तक अमेरिका ने जो 4 फाउंडेशन बेसिक एग्रीमेंट हैं वो किसी और देश के साथ नहीं किए। वो GSMI है जो जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, फिर लिमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कोमकासा कम्युनिकेशन कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट एंड बेका बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन। वो क्या है?
वो ये हैं कि भारत और अमेरिका जो हैं आपस में सैटेलाइट से रियल टाइम इंटेलिजेंस भी करते थे, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी करते हैं, और बहुत बड़ी दोस्ती है। जब न्यूक्लियर सिविल डील हुई थी उसके बाद ये बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे रखना उनकी मजबूरी भी है, जरूरत भी है। आज डोनाल्ड ट्रंप जियो इकोनॉमिक्स के लिए जियो पॉलिटिक्स भूल के वो एक ये अपना फायदा देखने के लिए आज उन्होंने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया कि वो भारत अब रूस और चीन की तरफ जाएगा। अब आप देखेंगे ब्रिक्स भी पॉपुलर होगा, एससीओ भी होगा, आरआईसी भी होगा। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और इनकी जो डीप स्टेट है वो इसको प्रेशराइज कर रही है, इसको पुश कर रही है, मगर एक छोटे से फायदे के लिए नहीं, एक बहुत बंच बड़ा ऑफ नुकसान पीपल कर रही है। हैं ट्रम्प के इर्द गिर्द, पीट नवारो हों और अजय भुटूरिया जिन्हें 4-5 लोगों के और नाम बताए, डिफेंस सेक्रेटरी हों, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी हों, सब एंटी इंडिया कैंपेन में लगे हुए हैं, या फिर इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई वो टैक्स का महाराजा है, तो वो ऐसा है, तो वो ऐसा है, तो भारत ऐसा है, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वॉर को फंड कर दिया। अरे भाई, पूरी दुनिया में वॉर फंड करने के लिए सीआईए बदनाम है, भारत बदनाम नहीं है। अमेरिका की डीप स्टेट बदनाम है पूरी दुनिया में वॉर के लिए उकसाने के लिए। लेकिन फिर भी एक नैरेटिव, अच्छा ये सबको पता है कि अमेरिका की भूमिका क्या होती है, क्योंकि डिफेंस के मार्केट में 50% से ज्यादा स्टेक अमेरिका का है, यूएस के हथियारों का है। वॉर होगा नहीं तो हथियारों का बाजार चलेगा कैसे? फिर भी एक फेक जो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अबे कारगी सर, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, फिर मैं अमन आपके पास आ रहा हूं, अजय जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये समय के साथ कैसे बदलाव होता है। ट्रम्प जब आए थे तो उनकी एक कोशिश और इमेज थी कि दुनिया में जितनी भी वॉर्स चल रही है, जहां अमेरिका इन्वॉल्व है, जहां पे नहीं भी है, मैं उनको सुलझाऊंगा। और इसी में यूक्रेन वॉर में तो उन्होंने बोला था मैं 24 घंटे में रशिया को मना दूंगा, आई गिव हिम सच अ डील कि ही कैन नॉट रिफ्यूज। लेकिन हुआ क्या, धीरे 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 वो विफल होते गए इसमें, और उससे उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है। और वो अपना जो उन्होंने जो टैरिफ वाला शुरू किया है, और उसको उन्होंने वॉर की तरफ से इंडिया के ऊपर प्रहार करना शुरू किया है, जो 30-25 साल की हमारी रिलेशनशिप बनी थी उसको करा है। वो धीरे धीरे जो है अपनी ओरिजिनल जो उनकी लाइन ऑफ थॉट थी वॉर्स की और इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट से अमेरिका को हटाना, वो कहीं उल्टा हो गया। और वो अब दोबारा जो डीप स्टेट है उसके तरफ अलाइन होने लग गए हैं। अभी आप देखिए यूएस एड वगैरह बंद तो क्या था, अब दोबारा जो उन्होंने अभी एम्बेसडर आज तक नहीं भेजा, जो भेज रहे हैं वो बिल्कुल उनके गाने गाएगा। और आज का जो ट्रम्प का मूड है वो एम्बेसडर ने वही करना है जो ट्रम्प करना चाहता है। और शायद जैसे हमारे पहले इलेक्शंस में उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, इधर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी की है, इधर पाकिस्तान को वो बढ़ावा दे रहे हैं, वो इंडिया को कंटेन करने के लिए अब जो भी उनके दिल में आ रहा है वो करेंगे। लेकिन अभी स्थिति इतनी बदल गई है कि हिंदुस्तान अपने आप में सक्षम है और उनको टिट फॉर टैट जवाब ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई कारकी सर, क्या इंडिया को डिस्टेबल करना चाहता है यूएस? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अजय जी कुछ कहना चाह जी, आप पूरा कर लीजिए कारकी सर, पूरा कर लीजिए आप। उसके बाद एक सेकंड अभय कारकी एक बार पूरा कर ले। हाँ, इंडिया जहां अपने पैरों पे उस पे नहीं हट रहा है उसकी धमकियों पे, उसके साथ ही हिंदुस्तान ने कोई भी गलत जवाब या फिर बयानबाजी या गुस्सा नहीं दिखाया है, क्योंकि हमें भी पता है लॉन्ग टर्म में ट्रम्प चला जाएगा, इंडिया अमेरिकन रिलेशन बनने हैं, जो अभी तक ये कॉम क्लासा वगैरह की बात भी है, ये सब दोबारा आएगा, क्योंकि ये अमेरिका की मजबूरी और हमारे भी हित में है। चाइना पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हम नहीं कर सकते। हमने बोला अभी इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी चाइना के साथ वी कैन डील फॉर अ वाइल, बट बॉर्डर सिक्योरिटी अदर इश्यूज चाइना हमें नीचे करना चाहेगा, वो तो हमेशा है। नहीं, क्या अमेरिका वाकई रूस यूक्रेन शांति चाहता है? क्या अमेरिका भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह डिस्टेबल करना चाहता है? ऐसे कई सवाल है। मेहमान आपके पास आऊं, लेकिन अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि जो रूस यूक्रेन वार शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने जेलेंस्की को उकसाया था कि हम तुम्हें नेटो की मेंबरशिप देंगे और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और वो वहीं से ये फाउंडेशन हुई थी वार की, और ये वार चालू हुआ। और अब जिस जहाँ पे भी पहुंचा है, ये अमेरिका ने इसको आगे देते रहे। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था तो जेलेंस्की हर बार आता, उसको कभी 20 बिलियन का चेक, कभी 40 बिलियन का चेक, और डिफेंस सप्लाईज और सब कंटिन्यूस कर रहे थे। तो उस समय तो इंडिया का रोल नहीं था कि वो ऑयल का बाय करें, इसलिए वार चालू हो रहा है रशिया से, राइट। और दूसरा है कि
डीप स्टेट जो है वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और जो ये नया एम्बेसडर अपॉइंट नॉमिनेट हुआ है सर्जियो सरकाई गोर, को जो 38 इयर्स ओल्ड है, जो बाइडेन का क्लोज फ्रेंड है, क्लोज एलाई है, और ये बाकी जो डिफेंस सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी, इन सब का भी क्लोज एलाई है। तो कहीं उन्होंने जब अपॉइंट नॉमिनेशन के टाइम कहीं भी एक वर्ड नहीं कहा किसी ने भी कि ही विल गो देयर एंड मेक यूएस इंडिया रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका फर्स्ट के हितों को देखेगा वहां जाके। तो हमें ये भी देखना है कि वो जब नया एम्बेसडर आता है, वो इज अ डायरेक्ट लाइन कनेक्शन लाइन टू द प्रेसिडेंट, वो आके यहाँ पे क्या एक्टिविटीज करता है जो इंडिया को या तो डिस्टेबलाइज करेगा या इस रिलेशनशिप। अच्छा, इसके ये यूएस एम्बेसडर जो भारत में नियुक्त किए गए, इनके बारे में आपके पास कोई जानकारी? अजय जी, अभी अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है। अच्छा, नहीं, एज अ पर्सन उनको आप जानते हैं? क्या वो भारत के हितों के लिए ठीक रहेंगे यूएस इंडिया के रिलेशन के लिए? मेरे हिसाब से वो भारत के हितों के लिए ठीक नहीं रहेंगे। वो प्रेसिडेंट की जो एजेंडा है उसके ऊपर काम करेंगे। वो भारत के जो ओपोजिंग फोर्सेस है, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टेबलाइज कर सके, उनके साथ वो अलाइन करेंगे। और जो कहीं पर जहां पर वो प्रीवियस एम्बेसडर थे, उन्होंने भी बांग्लादेश में एक मेजर रोल प्ले किया था, बांग्लादेश में जो कूप हुआ था उसमें। तो मुझे लगता है कि वो, और इस बार ये जो नए एम्बेसडर अपॉइंट हो रहे हैं, ये सिर्फ भारत नहीं, साउथ एशियन अफेयर्स के पूरे, इसमें चाइना, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब उसके अंडर में आते हैं। तो इन्होंने एक मेजर अलाई को एक इम्पोर्टेंस नहीं देके, एक एक्सक्लूसिव एम्बेसडर नहीं देके, उसके अंडर में चारों ये साउथ एशियन अफेयर चारों कंट्रीज हैं। तो हाउ ही प्लेज आउट, दैट हैज टू बी सीन। बट अभी जो यूएस की नीति और पॉलिसी है, बहुत मेजर शिफ्ट हुई है इंडिया के अगेंस्ट में, एंड इंडिया हैज टू प्ले कॉशियसली। क्या कहेंगे इस पर अमन आप? इसको अगर एज अ फाइनेंशियली देखें तो कितना बड़ा स्टेक हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात ये, क्या अगर रूस यूक्रेन शांति वार्ता को इंडिया लीड करता है या उस मीडिएशन में जाता है, तो ये इस रिलेशन को कितना इम्पैक्ट करेगा? मैं इसे 5-6 एंगल देता हूं जी। पहला तो बड़ा क्लियर एंगल मेरे को ये दिखता है कि भारत को जानबूझ के, या मोदी साहब को जानबूझ के एक प्रोजेक्ट किया जाएगा कि जी पीस डील ये करवा सकते हैं। अल्टीमेटली फिर उनके न्यूयॉर्क टाइम्स और ऑल दोज, वो जो न्यूज़पेपर्स हैं, प्रिंट मीडिया, वो बताएंगे अरे यार मोदी साहब भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्शन दिखाने की कोशिश है, यानी कि कॉट ऑन द रॉन्ग फुट करने की कोशिश है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ट्रंप साहब जो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनको सपोर्ट है डीप स्टेट? सिंपल है, स्कॉट बेसेंट साहब जो हैं वो किसके आदमी है, वो सारों को पता है। तो उनके जो कैबिनेट में जो लोग हैं, वो अगर जिसके लोग हैं और वो सारे एंटी भारत है, तो ट्रंप साहब अकेले क्या करेंगे? तो ही हैज टू बिकम एंटी भारत अल्टीमेटली। और वो जो रिसेंट जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, अब नेटो जो है वो यूक्रेन वाला जो स्थिति आई कि हमें ये कहा जाता है कि जी यूक्रेन नेटो का पार्ट बनेगा और वो लड़ाई नहीं। सिंपल सी बात है जी, हमें ये समझना जरूरी है कि नेटो का पार्ट यूक्रेन बनाने को और इतना जो बवाल है, नहीं जी, सिंपल है। जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी इकोनॉमी की हालत खराब है, उनको उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए। पहले फाइनेंसिंग आप देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में फाइनेंसिंग हमेशा गोल्ड से हुई है। मेजॉरिटी ऑफ गोल्ड यूरोप के पास है और यूएस के पास है। अब तो यूएस इनफैक्ट यूरोप का गोल्ड भी वापस नहीं दे रहा है, जर्मनी का भी नहीं दे रहा है, जापान का भी नहीं दे रहा है। तो यूएस के पास 8,000 टन गोल्ड है, जिसका ये भी नहीं पता कि असली में है या नहीं, जिसके लिए वो ऑडिट भी नहीं करवा रहा। यानी अंदर की गेम ऐसी है कि उसके पास शायद गोल्ड है नहीं और रेयर अर्थ मिनरल्स मिल नहीं रहे, जो कि चाइना ने मना कर दिया है। वो कहां पाए जाते हैं? एक, यूक्रेन में पाए जाते हैं। दूसरा, जितनी भी वार की फाइनेंसिंग में आप डिफेंस जितना मर्जी अच्छा खड़ा कर लो, दूसरा क्या चाहिए? पेट भरा होना चाहिए। पेट भरने के लिए 10% ऑफ द वर्ल्ड का जो वीट है यूक्रेन में पैदा होता है, 20% ऑफ कॉर्न या मेज यूक्रेन में पैदा होता है। यानी कि मोटा मोटा ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहलाया जाता है। तो यानी कि एक तो ब्रेड बास्केट के कारण, दूसरा रेयर अर्थ मिनरल्स के कारण वो नेगोशिएशन थी। एंड वहीं पे ट्रंप जब आए तो उनको पेश इसलिए किया गया कि भाई साहब ओके, तुम अब प्रेसिडेंट बन गए हो, या तो तुम वॉर अगर रुकवाना चाहते हो, नोबेल प्राइज तुम्हें हम दे देंगे, मगर वॉर रुकवाने के चक्कर में डिफेंस की इंडस्ट्री का जो फाइनेंसिंग है, अगर उसको नहीं कर पाएंगे तो हमारी फाइनेंसिंग यूएस के अंदर कैसे होगी? उसके लिए क्या करेंगे? वो कहते हैं मैं नेगोशिएट करूंगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाएं। यानी गाड़ी यहां पे चल रही है, जो कि वो छोड़ना नहीं चाहेगा उस तरफ से। और पुतिन क्लियर कट है, डिफेंस मार्केट का कहते हैं यूएस की पॉलिटिक्स पर, यूएस की गवर्नमेंट पर बड़ा दबदबा होता है। वो उसके बाहर डोनाल्ड ट्रंप चाह के भी नहीं जा सकते, या कोई भी सरकार अमेरिका में नहीं जा सकती। डिफेंस का दबदबा, उस इंडस्ट्री का दबदबा इतना है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट हम समझ सकते हैं कि कौन से लोग हैं जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। वही तो डीप स्टेट, और डीप स्टेट सिर्फ यूएस में नहीं बैठी, इसकी शुरुआत जो है वो यूके से हुई है, और यूके से भी पहले यूरोप से हुई है। सो अल्टीमेटली ये सारे जो तार हैं, अगर हम इसको पूरा इकट्ठा करें, अब आते हैं आपके एंगल पे कि जी भारत को क्यों साइडलाइन कर रहे हैं। सिंपल है जी,
भारत पाकिस्तान ऑपरेशन में जो भारत ने डिस्प्ले करा अपना प्रोवेस, उसके कारण यूएस और चाइना के जो हथियारों की इंडस्ट्री थी, आपने देखा कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स हो गए। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स के साथ साथ जो न्यूक फैसिलिटी थी वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की थी नहीं, वो गिफ्टेड बाय यूएस ही थी, जो वो भी एक्सपोज हो गया। साथ में फिर पार्लियामेंट में ट्रंप साहब को क्रेडिट भी नहीं मिला, तो उसके कारण आप देखो कहीं ना कहीं वो वेपन्स की डिस्प्ले कहां से दिखाएंगे। आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए थाईलैंड और कंबोडिया की वॉर शुरू हुई, क्यों? वेपन्स डिस्प्ले करने के लिए, चाइना और यूएस के। फिर उसको रोक दिया गया कि वेपन्स डिस्प्ले होके कुछ हुआ तो है नहीं, ऑर्डर मिल नहीं रहे। अब अल्टीमेटली इसका जो रेपरकशन है, जैसे अजय साहब ने भी सही बताया, यूएस में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो एकदम से बढ़ रहा है, मगर मेरे को एक और चैलेंज दिख रहा है, इसको ध्यान से 1 मिनट लूंगा मैं। पहला इसमें पॉइंट है जी, भारत और यूएस में जो रिलेशनशिप की जो खटास बढ़ रही है, उसके कारण एंटी भारत रेजीम रेसिज्म जो है वो यूएस में देखने को दिखेगा। यानी कि ट्रंप वुड वांट टू मेक अ लॉट मेनी इंडियंस गो एग्जिट आउट ऑफ यूएस, उसका प्रेशर क्रिएट करेगा अब ये भारत के ऊपर कि भैया हम ग्रीन कार्ड हो या सिटीजनशिप हो, हम भाई साहब उनको कैंसिल कर रहे हैं। यानी अब वहां पे ऐसी चीजें दिखेंगी, एंड जिसके कारण सिंस लैक ऑफ रिसोर्सेज है तो यूएस के विद इन आप सिविल अनरेस्ट और क्रिएट होते हुए देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सोशल सिक्योरिटी स्कीम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी फाइनेंसिंग ट्रंप नहीं करवा पा रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये सारा जो एपिसोड है, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी जो लोन की है, जो यूएस को पैसा चाहिए, और जैसे मैंने जिक्र किया है उनका इस टाइम पे $1 ट्रिलियन का सिर्फ इंटरेस्ट की कॉस्ट है, एंड $40 ट्रिलियन का लोन है, एंड इकोनॉमी में रिसोर्सेज के तहत रिसिप्ट्स आ नहीं रहे हैं, डिफेंस बिक नहीं रहा है। तो आप लॉजिकली सोचो कि उसमें ट्रंप क्या करेगा और यूएस क्या करना चाहेगा। नहीं, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि इसमें तो इंडिया से वैसे भी उनको 36 का आंकड़ा नहीं करना चाहिए था। मार्केट सबसे बड़ा हमारे पास, हाँ मार्केट तो था, और हम यूएस का कितना सामान कंज्यूम करते हैं, टेक सर्विसेज से लेके, वेब सर्विसेज से लेके, कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहूंगा, सोशल मीडिया मार्केट का से लेके, सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेके, चिप्स से लेके, कोल्ड ड्रिंक से लेके, रिटेल से लेके। अभी मैं कंपनीज के नाम लूंगा तो 2-4 डेफेमेशन मेरे ऊपर भी आ जाएगा, इसलिए कंपनीज का नाम नहीं लेना चाह रहा। लेकिन यूएस का कितना सामान यहां कंज्यूम होता है, मैं ये कह रहा हूं, हमने अगर 140 करोड़ लोगों के मार्केट को आपको देना बंद कर दिया, देन आप सोचिए कि आपका क्या होगा। हम तो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे। वाइसा वर्सा चैलेंज भी है जी। यूएस का इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बैक ऑफिस पे चाइना को दे दिया गया था जिमी कार्टर के टाइम पे 1980s में। उसके बाद यूएस बैक्ड बाय डॉलर प्रेसिडेंट निक्सन ने 1971 में बंद कर दिया था। तो डॉलर की सुप्रीमेसी के लिए पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट हुआ था सऊदी के साथ, जो कि सऊदी ने रिन्यू नहीं किया। अब पॉइंट है, यूएस के पास ना तो पेट्रो डॉलर की पावर है, यानी कि डॉलर का डी डॉलरेशन के प्रॉब्लम है, दूसरा फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, तीसरा रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, चौथा डिफेंस बिक नहीं रहा है, बजटरी प्रॉब्लम्स हैं, और पांचवा विद इन यूएस जो है वो कई तरह के रोल प्लेस खड़े हो गए हैं जो डिवीजन करना चाहते हैं एक तरह से सिविल अनरेस्ट के तहत। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम देखते थे वो पावर कहीं ना कहीं खो रहा है जी। इज देयर एनी चांस अजय जी, इसमें कुछ किरण, उजाले के किरण आपको दिखाई देते हैं, कुछ रोशनी दिखती है आपको? हमें रोशनी यही दिखती है कि हम 2-2.5 साल बचे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद में हमारे डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आएंगे और वो वापस ये रिलेशनशिप जो प्रेसिडेंट ओबामा ने और प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक स्ट्रॉन्ग यूएस इंडिया रिलेशनशिप बनाया था और कहा था कि $500 बिलियन का ट्रेड की तरफ जा रहे थे, वापस हम उसको बिल्ड करने का सपना देखते हैं। लेकिन हालांकि अभी तुरंत जो है, आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट अभी इमीडिएट कुछ नहीं होने वाला है, और अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी संयम से काम लेने की जरूरत है इंडिया को भी टुवर्ड्स यूएस और यूक्रेन और रूस के बीच में। जी आप कुछ कह रहे हैं? एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे अभी प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि जो यूएस में जो वीजा सिचुएशन हो रही है, अभी 2 वीक पहले इन्होंने 6000 स्टूडेंट वीजा कैंसिल करे थे, कुछ न कुछ इशू झूठे जो भी इशू बना के, उसमें 6000 में से 75% है अभी वर्क परमिट वीजा को भी लोग लेकर भी, अभी एक यूएस में ट्रक एक्सीडेंट हुआ है, उसको लेकर भी कई सारे। हाँ, वर्क परमिट के ऊपर क्या है कि पहले अगर किसी का H1 वीजा पे जॉब लॉस होता था तो उसको 60 डेज मिलते थे नए जॉब ढूंढने के लिए। अब इन्होंने जैसे ही आपका जॉब लॉस हुआ, आपको एक नोटिस टू अपीयर कोर्ट का डॉक्यूमेंट मिलता है, आपको कोर्ट अपीयर। अभी वही है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और फिलहाल भारत जो है वो संयम से काम ले रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में इंडिया की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट होगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।